मतलब ये जो 10 नंबर का एमसीक्यू है, इसमें क्या दिया है, सेगमेंट XZ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखो एक रफ फिगर निकालना, सेगमेंट XZ क्या है, डायमीटर। y लाइज इन द इंटीरियर, y कहाँ पे बोलते हैं, इंटीरियर, इंटीरियर यानी सर्कल के अंदर, ठीक है। फिर हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसमें से कौन सा सही है। इट इज नॉट पॉसिबल दैट XYZ इज एन एक्यूट एंगल, XYZ ये एक्यूट एंगल नहीं है बोलते, यानी है ये पॉसिबल नहीं यानी नहीं है एक्यूट एंगल। तो बताइए एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल 90 से छोटा। आपको इसकी 3 फिगर शायद निकाल के दी थी, आपको याद है कि नहीं पता नहीं होगा तो आप अभी लिख लो। कोई पॉइंट अगर सर्कल पर है, पॉइंट ऑन द सर्कल तो रहता है 90 डिग्री। कितना डिग्री रहता है आपको पता है ना, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। ये सेमी सर्कल जो होता है ना, या फिर डायमीटर प्रॉपर्टी बोलो, डायमीटर से जो सबटेंडेड एंगल है वो 90 डिग्री का रहता है। इसलिए जो पॉइंट सर्कल पर रहता है एंगल 90 का रहता है, जो सर्कल के अंदर रहता है, ठीक है ना, तो ये होता है ऑब्ट्यूस एंगल। XYZ इज एन ऑब्ट्यूस का मतलब किससे बड़ा, 90 से बड़ा। और अगर पॉइंट कहाँ पे होगा, सर्कल के बाहर, ठीक है ना, तो ये कौन सा होगा, एंगल XYZ इज एन एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। तो 90 से छोटा एक्यूट, यानी बाहर रहा तो एक्यूट। देखो समझता है, कोई लर्न करने की क्या जरूरत है, तुम बाहर देखो छोटा बनेगा, अंदर निकालोगे तो बड़ा बनेगा, और सर्कल पर निकालोगे तो एग्जैक्ट 90 का होगा। तो ऐसे ही समझ लेना, कोई रटने की क्या जरूरत है, ठीक है। ये 3 बातें आप नोट कर लेना। तो पहला पॉइंट है XYZ इज एन एक्यूट एंगल, अपना ये वाला पॉइंट है, एक्यूट एंगल है बोलते हैं, तो एक्यूट एंगल है ये पॉसिबल नहीं है, तो बराबर है ना, एक्यूट एंगल है क्या, एक्यूट एंगल है ये पॉसिबल नहीं बोलते, यानी एक्यूट एंगल नहीं है बोलते तो नहीं चाहिए ना, बराबर है। तो पहला सेंटेंस सही है, ठीक है, ट्रू है ना। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसमें से कौन सी ट्रू है, तो मैं ट्रू की लिस्ट बनाता हूँ। ट्रू बताओ, पहला ट्रू है, दूसरा XYZ कांट बी राइट एंगल, राइट एंगल नहीं है बोलते, ये वाला चालू है अपना क्वेश्चन है, तो ये भी ट्रू है। ऑब्ट्यूस एंगल है बोलते तीसरे में, तो सही है, ऑब्ट्यूस एंगल तो कितने सही है, तीनों सही है। कांट मेक ए डेफिनेट स्टेटमेंट, हम इसके बारे में कोई डेफिनेट स्टेटमेंट हम बना नहीं सकते। डेफिनेट स्टेटमेंट इसके बारे में पक्का कुछ भी नहीं बता सकते, ये तो फॉल्स है, पक्का बता सकते हैं ना। ये बोल रहा है कि पक्का कुछ नहीं बता सकते, कैसे नहीं बता सकते, बता सकते हैं ना, ऑब्ट्यूस एंगल लेकर के वो तो पक्का बता सकते हैं ना ऑब्ट्यूस एंगल। फिर ये बोल रहा है कि कुछ बता नहीं सकते, तो गलत बोल रहा है, वो फॉल्स है वो। तो बताओ कितने सेंटेंस सही है, 3। तो बताओ ओनली 3, ओनली अभी लिखना है तो लिख लो आप ये सब। देखो ये सेकंड क्वेश्चन है अपना, इसमें O दिया है, P दिया है, दिया। आपको बोला है कि रेडियस 9 है बोलते, रेडियस कितनी है, 9। अब आप बताओ इसमें रेडियस कौन सी है। पहला क्वेश्चन है OP कितना है, डिस्टेंस OP, डिस्टेंस बताओ OP डिस्टेंस कितना है, नहीं क्योंकि वही क्या है, रेडियस है। उसके बाद बोला उन्होंने डिस्टेंस OQ नहीं क्या 8 है, OQ कितना है, Q आपको दिया नहीं है, लेकिन OQ 8 है। तो बताओ Q पॉइंट कहाँ पे होगा, Q पॉइंट इस लाइन पर होगा, बाहर होगा, अंदर होगा। OQ 9 है ना, बताओ बाहर होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा 9 से भी, तो 9 8 है, इसका मतलब क्या हो गया, Q कहाँ पे होगा, अंदर होगा ना, कहीं भी होगा लेकिन अंदर होगा, तभी तो 8 है ना। रेडियस से छोटा है तो कहाँ पे रहता है, रेडियस से बड़ा होता तो बाहर। बताओ PQ 15 है बोलते हैं, PQ कितनी है 15, तो ये 8 है, ये Q लेता हूँ मैं, या Q यही पे लेता हूँ ना, हाँ कितना बोलते Q 8। मतलब ये 8 है तो ये कितना होगा 1 होगा, ठीक है ना। अब आपको बोला है कि ये PQ 15, ये नहीं वो दूसरा अलग अलग क्वेश्चन है सभी। अब बताओ PQ कितना है बोलते हैं 15, बताओ Q कहाँ पे होगा, PQ 15 है, अंदर कहीं पे भी नहीं हो सकता वो, क्योंकि देखो नहीं हो भी सकता है, हाँ Q पॉइंट दिया नहीं, बताओ Q कहाँ पे हो सकता है, PQ 15 है, PQ कितना है 15, बताओ कहाँ कहाँ रहने से, P तो फिक्स है, O फिक्स है, Q नहीं पता, बताओ PQ 15 है, तो Q बाहर हो सकता है ना, तो बताओ PQ 15 हो सकता है, ये तो बाहर तो हो सकता है, तो अंदर भी हो सकता है, क्योंकि डायमीटर
18 होगा ना फिर। ये रेडियस कितनी 9, तो ये भी कितना है 9। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 18। 18। तो यहाँ से यहाँ तक 18 है, इसका मतलब 15 कहाँ पे होगा बीच में। अंदर, तो क्यू अंदर भी हो सकता है। हाँ। इधर भी क्यू हो सकता है, ये 15 हो सकता है ना। हाँ। क्या हो सकता है ये वाला क्वाड 15 के होंगे ना। हाँ। डायमीटर अगर 18 का है तो क्वाड कितने के होंगे 15। 18 से कम ना। हाँ। 18 से कम यानी 15। तो हाँ, तो तीन जगह हो सकता है ना। बताओ कहाँ हो सकता है। एक तो बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, सर्कल में, क्योंकि क्वाड 15 का हो सकता है। हाँ, और ये डायमीटर के ऊपर लिया तो क्यूब भी अंदर यहाँ पे आएगा। ये 18 है ना पूरा, ये 18 है तो ये कितना होगा 15 होगा, ये 15 होगा ना इतना। ये 18 है पूरा तो ये इतना कितना होगा 15। तो क्यू अंदर भी हो सकता है, क्यू सर्कल पर भी हो सकता है। कैसे, ये क्वाड 15 का हो सकता है ना। और क्वाड वाला पॉइंट सर्कल पर से रहता है ना। क्वाड वाला पॉइंट किस पर रहता है सर्कल, और 15 का हो सकता है क्योंकि डायमीटर 18 का है तो क्वाड तो उसके बहुत सारे होंगे जो 18 से क्या होंगे छोटे होंगे, 18 से क्या होंगे छोटे, तो 15 का भी क्वाड आएगा। तो पॉइंट क्यू तीन जगह हो सकता है, इन द इंटीरियर, ऑन द सर्कल और एक्सटीरियर, तीन जगहों से। वही हमने पूछा भी है कि हाउ मेनी लोकेशंस ऑफ आर ऑन लाइन यल, लाइन यल पर पूछा है। लाइन यल पर कितने लोकेशन है बताओ, लाइन यल पर कितने जगह आ सकता है वो। पी क्यू 15 है, पी क्यू बताओ 15 है। हाँ। इधर भी हो सकता है ना। हाँ। तो कितने जगह आ सकता है, दो जगह। एट व्हाट डिस्टेंस विल बी देम, विल ईच ऑफ देम बी फ्रॉम पॉइंट पी। पी से कितने डिस्टेंस पर रहेंगे बताओ, 15 डिस्टेंस पर रहेंगे। हाँ। कितना रहेगा 15, दो लोकेशन हो सकती है ऐसा। क्लोज कर। हाँ। उन्होंने दिया है कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। क्या दिया है, रीजन गिवन। ये पैरेललोग्राम में उन्होंने दे दिया। पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है बताओ। अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इक्वल की होती है और पैरेलल की होती है। अब आपको बताओ उन्होंने ये सभी टेंजेंट भी है क्या, ये चारों ए 4.5 और ई बी कितनी है 5.5। तुम्हें ए बी पता चल सकती है कितनी बताओ। ए प्लस ई बी क्या होगा ए बी। रीजन कितना ये 4.5 5.5 कितना होता है, ए बी कितना है 10। पता ए बी 10 है तो सी डी भी कितना होगा 10 होगा। क्यों, अपोजिट ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 10। रीजन साइड ऑफ अ अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल रहती है, वो 10 तो ये भी 10। चलो ठीक है सर, ये 10 हो गई वहां तक ठीक है, लेकिन सर ये कैसे पता करें। हमें क्या पूछा है, एडी पूछा है, फाइंड एडी। अब आप सर्कल चैप्टर का कोई कंसेप्ट लगाओ, एडी कैसे निकालेगा। अगर एएच और एचडी मिल गई तो भी एडी मिल जाएगी। एएच कैसे मिलेगा, एएच कितना है कोई बता सकता है। एएच सर्कल, सर्कल में एक थ्योरम पढ़े हो कंसेप्ट, एक्सटर्नल पॉइंट से निकली हुई टेंजेंट सेम रहती है। मगर एक्सटर्नल पॉइंट से निकली ये एक टेंजेंट और ये एक टेंजेंट है, तो दोनों क्या होंगे इक्वल। तो जितनी ये होंगी उतनी एच, तो फिर क्या होगा ए इक्वल टू ए एच। रीजन वैसे ये भी इक्वल होगी डी एच इक्वल टू डी जी। तो ए और ए एच इक्वल है तो दोनों कितनी है 4.5, लेकिन डी एच और डी जी ये दोनों को एस नाम दे देंगे। क्या दे देंगे एस। देखो जितनी ये उतनी ये एच, तो ये 4.5 ये भी 4.5 होगा। अब जितनी डी एच उतनी डी जी, ये दोनों कितनी लेंगे एक्स, क्योंकि पता कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, तो इनका सबका रीजन एक है कौन सा। हाँ बताओ, ये दोनों इक्वल की हुए कारण बताओ, ये दोनों इक्वल की हुए। एक्सटर्नल पॉइंट से निकली हुई टेंजेंट सेम रहती है। आप रीजन क्या लिखते हैं, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। पावर तुमचा अभ्यास पुष्कळ कमी आहे, तुमच्या फक्त डोक्यात यायला पाहिजे, तरी तुम्ही आज शाळा कॉलेज करतो मला समजत नाही। तुम्ही किती साऱ्या रिव्हिजन किती सारं करायला पाहिजे, नाही करायला पाहिजे। तुमच्या इकडे अभ्यास कमी आहे, तुम्ही तिकडे मला घालून राहिले।
असं आहे. मला काही दिवसातच बोर्डाची परीक्षा आहे का आता नाही त्यामुळे असं नाही केलं पाहिजे सांगून दिलं. तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है. अब आप बताओ, ये एच मिल गई 4.5, ये कैसे मिलेगी बीजी? अगर ये मिल गई तो काम बन जाएगा. एक्स पता करना है. कैसे पता करें? आपको ये 10 पता है, वो 10 पता है, ये 10 पता है. DF is equal to EB, नहीं BF is equal to बताओ जितनी बी उतनी बी एफ. तो वो 5.5 ये भी क्या हो जाएगी? उतना हो और जाएगा. फिर वो FC is equal to GC. हाँ तो ये भी इक्वल होंगे, लेकिन इससे क्या होगा अगर मैं इसको y और इसको y बोल सकता हूँ, यानी चारों एक साथ लिख सकते. बताओ b इक्वल टू बी और दोनों कितने 5.5. और बताओ सी जी इक्वल टू सी एफ. और क्या नाम है, और सबका एक रीजन है इसलिए एक साथ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सट्रीम. अब बताइए आपके सामने ये दोनों सेम है x, ये दोनों सेम है y, ये दोनों सेम है 5.5 क्योंकि वो पता है. ये दोनों सेम है 4.5, ये दोनों पता है. ठीक है, ये 10t. अब बताओ ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड सेम है, अपोजिट साइड सेम है ना. इसका मतलब क्या होगा बताओ, ये वो 10 है तो डीसीबी कितनी होगी 10 लिखा चाहिए आपने. ये भी 10 तो सीडी. अब बताओ सीडी कितनी है रे 10 है ना. अब बताओ सीडी किससे बनी है डीजी प्लस जीसी, डीजी प्लस जीसी यानी डीजी प्लस जीसी ना, यानी एक्स प्लस वाई ना. एक्स प्लस वाई कितना हो गया 10, और ये एक्स और ये वाई है तो एक्स प्लस वाई कितना होता है 10 होता है. ये हो गया. लेकिन अभी और वही तो खेल है पूरा. पता ही नहीं आपको कुछ दिया है क्या रेडियस वगैरह पढ़ो. पूरा क्वेश्चन पढ़ो एक बार. In figure quadrilateral ABCD is a parallelogram. It circumscribes the circle with center T. Point E, F, G, H are touching points. If AE is equal to 4.5, EB is equal to 5.5, find AD. एक बात बताओ, अगर हमने यहाँ से क्या निकाले रेडियस, और यहाँ से भी क्या निकाले रेडियस. बताओ रेडियस और टेंजेंट ये क्या रहती है 90 डिग्री के 90 डिग्री. अब आप बताओ क्या हो जाएंगे ये रेक्टेंगल बन जाएगा. क्या बन जाएगा रेक्टेंगल. 90 90 अपोजिट एंगल 90 के हो गए ना तो वो रेक्टेंगल बन जाता है. तो एंगल 90 बन गया. अब बताओ और ये दो साइड सेम ही तो है, ये दो साइड क्या है सेम है. चाहिए ये दो साइड सेम, ये दो साइड सेम है ना. और एंगल कितने के 90, तो वो रेक्टेंगल बनता है. अब रेक्टेंगल बन गया तो क्या खासियत होगी रेक्टेंगल में क्या होता है अपोजिट साइड सेम होगी. फिर ये 4.5 ये भी कितनी होंगी 4.5, ये भी कितनी होंगी 4.5. 4.5. अब इससे क्या फायदा मिलेगा हमें वो बताओ. हम नीचे वैसे ही बना सकते हैं और फिर नीचे भी वैसा ही बना सकते हैं तो कितना होगा 4.5. वो x भी 4.5 होगा. नहीं लेकिन एक दिक्कत जाएगी नहीं यहाँ पे, ये 90 इधर भी है, इधर भी क्या बनेगी 90. नहीं रेक्टेंगल नहीं बनेगा, रेक्टेंगल नहीं बनेगा क्योंकि देखो ये रेडियस 90 है, ये 90 है ना. तो फिर इसी हिसाब से ये तो 5.5 हो गई. ऐसा हो नहीं सकता ना. और वो 5. ये भी रेडियस कम ज़्यादा कैसे होगी, सभी रेडियस क्या रहती है सेम. बस क्या बनेगा रेडियस. लेकिन अब बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है. एक इक्वेशन तो बन गया ना x प्लस वाई कितना 90 10. अब कैसे भी करके ये वाला निकालो. कैसे कैसे निकाल सकते हैं. x निकालने के लिए यहाँ पे 90 ले ले. ये क्या है 90 और ये क्या है रेडियस, और ये भी क्या है रेडियस. अगर यही हम लेंगे तो ये क्या हो गया डायमीटर लेंगे. अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्या जैसे ए बी और सी डी सेम है तो वैसे ए डी और
बीसी से। मतलब एडी किससे बनी? एडी एच प्लस और बीसी बोलो एच एच डी बी एफ एफ सी। इक्वेशन बनाते हैं, y को इधर लो करो, प्लस y का क्या होगा 4.5 को उधर लेके जाते हैं, तो क्या हो गया 5.5 माइनस 4.5। अब ये दो इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन आपको वैल्यू x की चाहिए ना, x की चाहिए ना, एडिशन करो या सब्सट्रैक्शन? डायरेक्ट x की लाना पड़ेगा। अगर मैं एडिशन करता हूँ तो क्या होगा? y कैंसिल होगा, x की मिलेगी कि नहीं? क्या होगा 2x इक्वल टू 11। 11/2 यानी कितना 5.5। तो x मिल गया 5.5। चलो हो गया ना, अभी आपको एडी मिल गई। बता एडी पूछा था ना, बता एडी किससे मिलती है? एच प्लस एच कितना है 4.5, एच डी कितना था x। अब बता x मिल गया ना, कितना हो गया बताओ 10। इस तरह से आपको सेंटीमीटर की मीटर में क्या है यहाँ पे एक ही दो कंसेप्ट से प्रॉब्लम किया हमने। पहला कंसेप्ट एक्सटर्नल पॉइंट से निकली हुई टेंजेंट सेम रहती है, ये 4.5 तो 4.5 5.5 x x और ये y y, ये पहला था। दूसरा अपोजिट साइड इक्वल बता दें, कौन सी? एडी के साथ एबी के साथ डीसी, एबी के साथ डीसी, ठीक है ना। तो सीडी कितनी होगी 10। अब वो 10 एबी 10 है ना, पहले निकालिए अपनी एबी 10, पहले निकालिए ए प्लस बी क्या होता है 10। तो एबी 10 है तो सीडी भी कितनी होगी 10। तो सीडी यानी कौन? सीडी यानी x प्लस y हो गया 10। यानी अपोजिट साइड इक्वल बताने का कंसेप्ट है। और दूसरे फिर दूसरी से अपोजिट साइड इक्वल बताए, कौन सी? एडी और बीसी। फिर ये इक्वल होता है, एडी की वैल्यू लिखी एच प्लस एच डी, बीसी की बी एफ प्लस एच डी, ये सबकी वैल्यू पुट की। यहाँ पे भी क्या बनाए इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन को क्या किया फिर सॉल्व किया, सॉल्व किया सर्कल में प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 8 है ये, ठीक है। अब आप इसमें देखो क्या दिया है, 2 सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर एट पॉइंट z। दोनों कहाँ पे टच कर रहे हैं? z पॉइंट, इंटरनली टचिंग। अब आप बताओ इस सर्कल का सेंटर ये वाला है, x किसका सेंटर है? छोटे से और y बड़े सर्कल का, ठीक है। अब क्या किया, उसके बाद सेगमेंट BZ इज द कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल। बिगर सर्कल का कॉर्ड कौन सा है? BZ। बिगर सर्कल BZ, हाँ बोलो BZ किसका कॉर्ड है? और बताओ यहाँ पे A नाम दिया, बताओ AZ छोटे सर्कल का, AZ किसका कॉर्ड हो गया? छोटे सर्कल का, और BZ बड़े सर्कल सर्कल का। का। फिर इसको इससे जोड़ दिया उन्होंने, किसको जोड़ दिया? AX और BY, इनको कंबाइन किया यानी कनेक्ट किया। तो बताओ प्रूव दैट AX और BY क्या है? पैरेलल। अब AX और BY पैरेलल, ये प्रूव करोगे। सर कैसे प्रूव करो? क्या करो, ये दोनों सेंटर है ना, और ये क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप क्या पढ़े? जब भी सर्कल एक दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हैं। तो उनके सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे रहते हैं? अब वो बाहर से टच करे या अंदर से टच करे, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर और ये टचिंग पॉइंट, ये तीनों क्या रहते हैं? कोरिलेट। तो बताओ दोनों के सेंटर x और y है और z टचिंग पॉइंट है, तो क्या होंगे तीनों? कोरिलेट। तो बताओ ट्रायंगल बन गया कि नहीं? और इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा घुमा दूं क्या? ये आपको क्या बताना है? पैरेलल बताना है। तो गणित को ये A x b y और z पैरेलल बताना है। पैरेलल बताने के लिए क्या टेक्निक्स है? थोड़ा z को ऊपर लेके जाता हूँ, a x बीच में, b y एंडिंग में और z सबसे ऊपर, ऐसा करते हैं। बताओ b x और b y पैरेलल है। पैरेलल कब कब हो सकता है? 3-4 बातें।
पैरेलल अगर कभी शो करने का बोला तो पहला कंसेप्ट है पैरेलल का, लिख ही दिया था बेसिक में। एक है कन्वर्स ऑफ BPD, यानी ए ZA बाय AB और ZX बाय XY। अगर ये सेम आ गया तो लाइन क्या होती है? पैरेलल। क्या आप इनको सेम बता सकती है? अगर हम ये रेशियो होगी कैसे? ZX बाय XY और ZA बाय AB। ये पहला। दूसरा कन्वर्स ऑफ BPD ना। दूसरा कैसा है कि परपेंडिकुलर ऑन द सेम लाइन। अगर ये AX और BY अगर एक ही लाइन पर परपेंडिकुलर है, जैसे एक लाइन है इस पर AX भी है और BY भी, अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो वो पैरेलल है। मतलब ये AX और BY किसी पर परपेंडिकुलर है क्या? AX परपेंडिकुलर है क्या यहाँ पे BY यहाँ पे परपेंडिकुलर है क्या? क्या बात कर रहे हैं? रेडियस। हाँ टेंजेंट रेडियस। हाँ रेडियस और टेंजेंट क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये BY क्या है? रेडियस है और ये क्या है? नहीं कॉर्ड है। टेंजेंट है क्या? नहीं फिर है ना, टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर है, बराबर है। ये रेडियस है लेकिन ये टेंजेंट, ये रेडियस है लेकिन ये टेंजेंट नहीं है, तो परपेंडिकुलर का कांसेप्ट भी फेल हो गया है। फिर बच्चे बाकी के, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो भी लाइंस क्या होती है? पैरेलल। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस ऐसे लिखते थे। या इंटरनेट एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। जैसे 5 टेस्ट पढ़े थे पैरेलल, बताया कभी तो पूछा तो वही तो पूछा है। तो बताओ इसमें से कौन सा हो सकता है? या तो रेशियो सेम बता सकते क्या कन्वर्स ऑफ BPD, या फिर परपेंडिकुलर को जाने दो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बता सकते हैं क्या? आप ये वाले एंगल इक्वल बता सकते हैं क्या? ये और B बताए करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये लाइंस पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो A और B क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग। अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया ना तो लाइंस पैरेलल होती है। बताइए एंगल इक्वल है क्या? है कि नहीं है? अच्छे से देखो। या फिर ये वाले एंगल इक्वल है क्या? ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है। कैसे दिखाएंगे सिमिलर? कैसे क्या सिमिलर होगा? सिमिलर की टेस्ट कौन सी है? सिमिलर की टेस्ट देखो, हम ये वाला ट्रायंगल लेने वाले हैं। पहले तो हमें इनको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो वो लिखना पड़ेगा क्या? बाय द थ्योरम ऑफ touching circles, points x, y, z are collinear and x, y, z क्या होंगे? ड्रॉ सेगमेंट y, z। कौन सा सेगमेंट ड्रॉ करो? y, और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर। अब शुरू करते हैं। ये बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा? सेंटर y, अरे बड़े सर्कल के हिसाब से, कौन से सर्कल के हिसाब से? बड़ा सर्कल, सेंटर y, और ये BZ कॉर्ड है और ये दोनों है। अब बताओ इन ट्रायंगल BYZ, बताओ YB और YZ दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे YB और YZ? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब बताओ ये दोनों इक्वल होंगे तो एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। तो इसका एंगल कौन सा होगा? YB का अपोजिट Z और इसका अपोजिट B, दोनों इक्वल। बताओ Z और B इक्वल रीजन? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। इक्वल साइड। मैं इसको नंबर 1 देता हूँ। ये हो गया बड़े ट्रायंगल। अब हम आते हैं छोटे पर। ये छोटा देखो XAZ है ऐसा। अब आप बताओ इन ट्रायंगल AXZ लिखना पड़ेगा ना, XA और XZ इक्वल है। XA और बताओ ऐसे क्यों इक्वल है? XA और XZ सर्कल देखो, छोटा सर्कल XA और XZ क्यों इक्वल है? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अब बताओ अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल इक्वल। बताओ इसका अपोजिट Z, लेकिन मैं A का नाम पूरा लिख रहा हूँ। कौन सा? ZAX। बताओ रीजन?
तो बताओ फ्रॉम 1 एंड 2 तो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू तो बताओ कौन कौन से एंगल इक्वल हो गए बी और ए तो बताओ बी और ए क्या हो गया इक्वल तो बताओ ये करस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं हाँ तो क्या हो गया कि देयरफॉर एंगल बी एंड एंगल जेड ए एक्स आर करस्पॉन्डिंग ठीक है और उसकी ट्रांसवर्सल क्या होगी बी ए जेड और बी ए जेड इज द ट्रांसवर्सल ठीक है देयरफॉर बताओ ax पैरेलल by क्यों ax और by पैरेलल होगी इसका रीजन लिखना पड़ता है ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये क्या उनकी ट्रांसवर्सल तो बताओ ये दोनों एंगल इक्वल ये ट्रांसवर्सल तो ये दोनों पैरेलल पैरेलल क्यों क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल क्या लिखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल placed in parallel ठीक है इन्होंने ऐसा दिया है देखो आरएस कॉर्ड दिख रहा है तुम्हें आरएस क्या है तो ये एल क्या है टेंजेंट और दिया है कि आरएस और एल पैरेलल करके दिया है अब आप बताओ ये पैरेलल है ये ओपी क्या है ट्रांसवर्सल ओपी रेडियस है रेडियस और उन्होंने कहा है कि क्यू क्या है ओपी का मिड पॉइंट ऐसा दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में मतलब क्यू अगर मिड पॉइंट है ओपी का तो रेडियस तो पता नहीं उन्होंने रेडियस दी नहीं निकालनी है अगर ये ओपी आर है क्या है आर तो ये ओक्यू कितना होगा मिड पॉइंट है ना तो हाफ होगा ना कितना होगा ये अगर आर बोला मैंने इसको तो इसको क्या बोलेंगे कोई अगर ये ओपी है ये अगर आर है तो ये कितना होगा ओपी उसका हाफ कैसे लिखते हैं ये आर है तो ये क्या होगा आर बाय कोई डबल रहा तो क्या लिखते हैं 2r ट्रिपल रहा तो 3 और हाफ रहा तो ये कितना होगा आर बाय तो ओक्यू कितना होगा आर ये हो गया ये पूरा आर है तो बताओ ये ओआर जानते हो कितना है ओआर नहीं जानते जानते हैं ना ओआर क्या है रेडियस है क्या है वो कितने लेंगे दिया नहीं ना तो क्या लेंगे आर ना यहाँ पे भी तो आर दिया है ना ओपी कितना लिया आर ना तो ओक्यू कितना हो गया आर आर बाय 2 और कौन कौन आर है ओ आर और ओपी दोनों रेडियस है ना तो दोनों कितनी है आर ये भी आर ये भी आर ये आर है तो ये कितनी है आर बाय 2 इसके आप बताओ कितनी मिल गई तो ये क्या है क्यू आर पता नहीं आर एस कितना दिया ये 12 है तो ये कितना होगा कैसे क्या क्यू मिड पॉइंट दिया है क्या आपको हाँ भी दिया क्यू ओपी का मिड पॉइंट दिया है क्यू किसका मिड पॉइंट दिया है ओपी का इसलिए ये आर है तो ये आर बाय 2 हो गया अगर क्यू आर एस का भी मिड पॉइंट होगा तो ये 12 है तो ये हो जाएगा 12 बाय 2 12 है तो क्या होगा 12 बाय 2 यानी 6 तो बताओ लेकिन ये मिड पॉइंट दिया है क्या क्यू आर एस का मिड पॉइंट दिया है अगर होगा मिड पॉइंट तो फिर ये 6 हो जाएगा और फिर वो 6 होने के बाद फिर हम कुछ तो भी कर पाएंगे क्या कर पाएंगे ये आर है ये आर बाय 2 ये 6 है पीजीडी के लिए 90 डिग्री चाहिए कौन है 90 कहाँ पे दिया है क्यू 90 है अगर क्यू 90 होगा तो पीजीडी लगाएंगे ना लेकिन क्यू 90 कैसे क्या कोई और 90 है क्या इस प्रॉब्लम में कहीं और जगह कोई 90 है क्या नहीं है ना पी कितने का है क्यू पी 90 का है क्यू 90 का होगा क्या पी 90 का है तो क्यू 90 का होगा क्या क्यों ये दो लाइन क्या दी है पैरेलल तो क्या होगा ट्रांसवर्सल है करस्पॉन्डिंग है तो ये 90 तो क्यू भी कितना होगा 90 अब लगा सकते हैं पाइथागोरस लेकिन पाइथागोरस के लिए 6 अभी होना बाकी है ये तो 12 है ये 6 कब होगा जब ये इसके हाफ होगा बताओ ये इसके हाफ है क्या मिड पॉइंट है क्या है सर मिड पॉइंट है लेकिन दिया नहीं हमें जैसे कि
ये 90 है, हमें लगता था कि ये 90 है, लेकिन अपने मन से 90 ले नहीं सकते। आपने टेक्निक से निकाला ना, कैसे निकाला आपने, टेक्निक कौन सी अपनाई? आपने देखो, आपको पता था ये 90 है, लेकिन आपने डायरेक्ट नहीं लिख सकते 90, आपने रीजंस बताए। कैसे? आपने बताया कि सर ये टेंजेंट और रेडियस है 90, फिर आपने कहा कि ये लाइंस पैरेलल है, ये कौन से एंगल होगी? करस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए ये 90 ये भी कितना होगा? 90। तो टेक्निक से बता, कंसेप्ट से आपने बताया ना वो 90 है। वैसे ही बताओ ये मिड पॉइंट है, ये कैसे बताओगे? कंसेप्ट बताओ, ये मिड पॉइंट है जे, लेकिन कैसे? तो आप पढ़े हो सेंटर से ये OQ क्या है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर किसी कॉर्ड पर रहता है तो वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट। तो इसलिए उसका आधा हो जाता है, ये 12 है तो कितना हो जाता है? 6। ऐसा सब लिखना पड़ता है। और जब इतना सब कुछ लिख के इसको 6 लाएंगे तब फाइनली अप्लाई करना पड़ेगा पाइथागोरस, और तब जाके तुम्हें R मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए भी इतने काम करने हैं। परपेंडिकुलर के पहले 90 बताना पड़ेगा, यानी सबसे पहले शुरुआत 90 से करनी पड़ेगी। और इनको R/2 ऐसा नाम दे सकते हो, वो बाद में भी कर पाएंगे, देखो अभी भी कर सकते हो। बताओ OR = OP = R, क्यों दोनों इक्वल है? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। OR और OP इक्वल है, दोनों को क्या नाम दिया? मतलब Q किसका मिड पॉइंट है? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ OP। मिड पॉइंट ऑफ OP। रीजन गिवन दिया है बरोबर। अब Q अगर मिड पॉइंट है ना, Q अगर मिड पॉइंट है OP का, तो बताओ OQ कितनी होंगी? OQ होंगी OP के हाफ, यानी R/2। तो OQ मिल गई R/2, OR R है, बस अब रहा OP, ये इतना, ये 6 बताना। लेकिन 6 कैसे बताएंगे? 12 के हाफ 6, पहले इसको बताना पड़ेगा कि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कब होगा? अगर ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में क्या चाहिए? 90 तो है नहीं, तो पहले 90 बताओ। तो कैसे बताएं सर 90? सीधी सी बात है, RS किसको पैरेलल है? MN। RS किसको पैरेलल है? मैंने MN नाम दिया, मैं तो लाइन ले रही थी, कितना? लाइन या रीजन गिवन, ठीक है, पैरेलल है। और बता एंगल P कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। रीजन बताना पड़ेगा। टेंजेंट रेडियस थ्योरम, टेंजेंट रेडियस थ्योरम, बराबर है। अब एंगल P 90 है तो एंगल Q भी कितना होगा? 90। बताओ, पहले लिखना पड़ेगा एंगल P और एंगल Q क्या है? इक्वल। रीजन corresponding angle, एंगल्स इन पैरेलल लाइंस। बताओ P और Q इक्वल हो गए। Q ये Q का नाम लगे तो OQR लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? OQR। ये दोनों एंगल इक्वल है P और Q करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन पैरेलल लाइंस। तो बताओ दोनों इक्वल है। बताओ बट P कितने का है? 90, वो तो लिखा है ना ऊपर। तो बताओ OQR भी कितने का होगा? 90 का होगा। हो गया। अब बताइए OQR हो गया 90 हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है पता है? OQ परपेंडिकुलर हो गया RS पर। 90 आने से OQ क्या हो गया? परपेंडिकुलर किस पर? RS पर। और हमें पता है क्या पता है? परपेंडिकुलर drawn from the center of the circle to its chord फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द chord, bisect the chord, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट। इसका मतलब Q इज द midpoint of RS। तो इसका मतलब बताओ RQ कितना होगा फिर? 6। अगर Q मिड डायरेक्ट 6 में देना, RQ कितना होगा? मिड पॉइंट है तो RS के हाफ। RQ क्या होगा? RS के हाफ, यानी 12 के हाफ, यानी कितना हो गया? 6 हो गया 6। और अब हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल OQR, एंगल Q कितने डिग्री का है? 90 बाय पाइथागोरस थ्योरम। बताओ कौन है हाइपोटेन्यूज? OR का स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस RQ बोलो या QR बोलो। बताओ OR कितनी है? R। OQ कितना है? R/2 और QR कितना है? 6। बताओ ये R स्क्वायर, ये R स्क्वायर बाय 4, और ये कितना है? आपको तो याद होगा कि जब भी कोई नीचे नंबर देगा तो मल्टीप्लाइंग बाय 4, तो क्या होगा? इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से। ये क्या होगा? 4R स्क्वायर, ये R स्क्वायर, और ये 144। ये R स्क्वायर इधर लाओ, प्लस का क्या होगा? माइनस, बचा कौन?
4r स्क्वायर माइनस 1r स्क्वायर 3r स्क्वायर। अब बताओ 3 ने मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड करो, कितना होगा? 3 चौक 12 2 4 3 8 24 48। r स्क्वायर कितना है? 48। टेकिंग स्क्वायर रूट तो क्या होगा? 48 का स्क्वायर रूट। बोलो कितना होगा? 4√3। 16 3 is 48। जिसको नहीं जानता वो 48 का कार्यक्रम करो। ये तो बताया था आपको। 2 ने डिवाइड किया, 2 2 2 ने डिवाइड किया, फिर 2 ने डिवाइड किया, फिर 2 ने डिवाइड किया, फिर 3। ये दो यानी क्या होता है? 2 स्क्वायर। ये दो यानी क्या होता है? 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल। तो कितना हो गया? 4√3। ये सब पढ़ाया आपको ऐसे। तो ये इस तरह से चेक करो कि चाहिए आंसर है कि नहीं।